नमस्कार, मैं नीरू शर्मा विद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज का विषय है संज्ञा। उदाहरण के माध्यम से पहले हम समझेंगे। इसमें जैसे कई व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं, प्राणियों के नाम आ जाते हैं, वस्तुओं के नाम आ जाते हैं, स्थानों के नाम आ जाते हैं, गुणों और भावों के नाम भी आ जाते हैं। उदाहरण से देखेंगे, जैसे व्यक्तियों के नाम है नरेंद्र मोदी, सचिन, रमेश। प्राणियों के नाम हैं जैसे लड़का, पक्षी, घोड़ा, हाथी, गाय, तितली। इसी तरह स्थानों के नाम और वस्तुओं के नाम भी आ जाते हैं। वस्तुओं के नाम है जैसे पेन, कुर्सी, बोर्ड, घड़ी, चश्मा। स्थानों के नाम आ जाते हैं जैसे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। और गुणों के नाम आ जाते हैं जैसे बेईमानी, ईमानदारी, होशियारी, सच्चाई। और गुणों के ये गुणों के नाम थे। और भावों के नाम हैं जैसे दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता, मिठास, सुंदरता, बुढ़ापा। ये भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरह इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके भेद आ जाते हैं। इसके 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद आते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण देख लेते हैं पहले। आशा दिखाई दे रहा होगा। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पे मैंने रेखांकित किया, अंडरलाइन किया है। आगरा का ताजमहल वास्तुकला का उदाहरण है। आगरा और ताजमहल रेखांकित किया है। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला को रेखांकित किया है। इस तरह से जो ये शब्द रेखांकित किए जा रहे हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसकी परिभाषा भी साथ ही देख लेते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिवाचक के और भी कई उदाहरण हैं, वो देख लेते हैं। जैसे स्थानों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं, भवनों के नाम हैं, शहर के नाम हैं, प्राणी के नाम हैं। यहाँ प्राणी शब्द लिया है मैंने, तो बच्चे ज़्यादातर कहते हैं कि मैम प्राणी तो जातिवाचक में आता है, तो ये व्यक्तिवाचक में कैसे आएगा? तो इसका उत्तर ये है कि जो प्राणी सामान्य वर्ग में आते हैं, जैसे शेर, मोर, कुत्ता, चिड़िया, ये इनका नाम नहीं है, तो ये शब्द जो हैं जातिवाचक में आएंगे। और जो विशेष प्राणी जिनका नाम है, जैसे एग्जाम्पल से पता लगे आपको, जैसे ऐरावत हाथी, चेतक घोड़ा, गरुड़ पक्षी, ये हैं विशेष जानवर का नाम या प्राणी का नाम। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके अतिरिक्त और भी कई उदाहरण, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कुतुब मीनार, लाल किला, श्री कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्णन, कानपुर, आगरा, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उदाहरण आएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके उदाहरण देखेंगे पहले। भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं, नदियां अंडरलाइन किया है। पशु मैदान में घास चर रहे हैं, पशु अंडरलाइन किया है। विद्वानों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, विद्वान अंडरलाइन किया है। और इसके साथ ही इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध करवाते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या ये कह सकते हैं जो किसी शब्द,
से किसी पूरी जाति या समूह का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत और भी कई उदाहरण आ जाएंगे, जैसे प्राणी हैं, जानवर हैं, मछली, शहर, बालक, लड़की, वकील, पुस्तकें, अध्यापक, गांव, देश, ये सभी जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जैसे पर्वत हैं, ग्रह है, मित्र है, गाय, पशु, पक्षी, भवन, दिन, ग्रंथ, शहर, इमारत, गांव, ये सभी भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द आएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे दो भेद और आते हैं, वो कौन से हैं? ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पहले द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। जैसे मिट्टी को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, मिट्टी अंडरलाइन की है। सोना बहुत बहुमूल्य धातु है, सोना। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, लकड़ी। सरसों का तेल स्वास्थ्यवर्धक होता है, यहाँ पे तेल। मैंने एक अन्य उदाहरण भी साथ ही दे दिया है इसमें, यानी कि जिन शब्दों को रेखांकित किया है वे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। इसमें तरल धातु पदार्थ आ जाते हैं, जैसे मिट्टी पदार्थ है, तेल पदार्थ है, पानी तरल है, सोना धातु है, चांदी धातु है, पीतल धातु है, लोहा धातु है, कोयला पदार्थ है, घी पदार्थ है, लकड़ी पदार्थ है। तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसकी परिभाषा भी एक बार देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद कुछ और उदाहरण मैं बता देती हूँ इसके, जैसे दूध, घी, चावल, गेहूँ, पारा, तांबा, चांदी, ऊन, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। इसमें पहले उदाहरण देख लेते हैं। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, कक्षा को अंडरलाइन किया है। सेना के जवान कदम ताल कर रहे हैं, सेना। बकरियों का झुंड घास चर रहा है, झुंड, ये शब्द रेखांकित किए गए हैं, इन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसकी परिभाषा होगी कि जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत और भी कई उदाहरण आ जाते हैं, जैसे सेना, दल, भीड़, परिवार, कक्षा, गुच्छा, झुंड, पुलिस, समिति, जनता, सभा, ये समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं ये शब्द। अब उसके बाद आ जाती है हमारी अंतिम आ जाती है भाववाचक संज्ञा। इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा, जैसे बुढ़ापे में काया निर्बल हो जाती है, बुढ़ापा और निर्बलता दोनों अंडरलाइन किए हैं। सबसे प्रेम करो, घृणा नहीं, प्रेम और घृणा। वर्षा के बाद चारों ओर हरियाली छा गई, हरियाली, यानी कि ये शब्द हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जो संज्ञा शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
एक चीज़ यहाँ पर और है, जैसे कोई भी गुण है, दशा है, अवस्था है या भाव है, इनको महसूस किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी उदाहरण मैं दे देती हूँ। जैसे ईमानदारी, जवानी, ये है गुण। बचपन, बुढ़ापा, ये है अवस्था। अमीरी, गरीबी, ये है दशा। और दया, प्रसन्नता, ये है भाव। और उदाहरण भी आ जाते हैं, जैसे सुंदरता, लंबाई, भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, क्रोध, ममता, चुनाव, लालिमा आदि। ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आशा है मुझे सरल शब्दों में मैंने ये जो संज्ञा है समझाया है, ताकि अच्छी तरह से सभी वर्ग को, जो छात्र वर्ग हैं, उनको क्लियर हो जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं। धन्यवाद।